नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है परिवार। आप मेरे पति हो या फिर दुश्मन, बहू को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? दिमाग काम नहीं कर रहा है या बहू ने आपकी दिमाग बुद्धि भ्रष्ट कर दी है जो बहू के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है? खबरदार सविता, इसके आगे एक शब्द और भी बोला तो उम्र का लिहाज कर लो। बहू बेटे के सामने ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो अभी अच्छे से तुम्हारी खबर लेता। तुम्हें शर्म नहीं आती? जो बहू दिन रात तुम्हारी सेवा करती है, पूरे घर को संभाल के रखी है, पूरे परिवार का ख्याल रखती है, उसके साथ तुम्हारा यह रवैया है। गुस्से में अपनी पत्नी सविता को बोल पड़े दिनेश जी। पति की बात सुन सविता जी भी भड़क जाती है और चीखते हुए कहती है, क्या कर दिया है मैंने बहू के साथ जो मुझे बहू के सामने ही बेइज्जत कर रहे हो? आप क्या किया है? सविता, यह पूछो कि क्या नहीं किया है। अरे बिन माँ की बच्ची है, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसका पहला करवा चौथ है, तुम्हें पता है अच्छे से कि अगर उसकी माँ होती तो अब तक उसे सारा सामान भेज चुकी होती, लेकिन उसकी सौतेली माँ है, वह गलती से भी यह काम नहीं करेगी। सब कुछ जानते हुए भी तुम बहू को दिखा दिखा कर, उसको जला जला कर अपनी बेटियों को करवा चौथ का सामान दे रही हो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि तुम अपनी बेटी को मत दो, लेकिन वही सामान बहू के लिए भी तो तुम ला सकती हो ना। दिनेश जी की बात सुन सविता जी हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचने लगी, आखिर यह बात इनको कैसे पता चल गई? मैंने तो इन्हें बताया भी नहीं था कि मैंने बेटियों के लिए क्या क्या लिया है और क्या क्या दिया है। कहीं बहू ने तो नहीं बता दिया। सोचते हुए सविता जी गुस्से में अपनी बहू प्रियंका से कहती है कि और देखने लगी। प्रियंका बेचारी आंखों में आंसू लिए चुपचाप खड़ी सास ससुर की लड़ाइयाँ देखे जा रही थी। सविता जी गुस्से में कहती है, क्यों बहू, मिल गई ठंडक? आग लगा दिया हमारे बीच में, अब तो खुश होगी ना? अब मना ले बढ़िया से करवा चौथ। सास की बातें सुन प्रियंका रोते हुए धीरे से बोली, माँ जी, मैंने पापा जी को कुछ भी नहीं कहा है। अरे क्यों नहीं कहा है? कहा नहीं होगा तो उन्हें पता कैसे चलेगा? जरूर तूने ही कान भरे होंगे। जब से तू आई है मेरी जिंदगी ही नरक बन गई है। जाने कौन सा जादू टोना कर दिया है तुम्हें अपने ससुर के ऊपर। दिन रात बस तुम्हारी हजूरी में लगे रहते हैं। खबरदार सविता, एक शब्द ही अगर आगे बोला तो शर्म कर लो। बिन माँ की बच्ची है, तुम्हारा इतना तिरिया चरित्र नहीं सीख कर आई है। मुझे शर्म आ रही है यह सोचते हुए कि दिन पे दिन तुम्हारी बुद्धि को होते क्या जा रहा है। तुम्हें तो खुद उसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं कह रहा हूँ तो तुम्हें यह लग रहा है कि बहू ने मुझे चढ़ाया है। मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो मुझे दिखाई नहीं देता। किसी के चढ़ाने पर जाऊंगा। जाने तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? बहू के आते ही बस उसके काम की उम्मीद करती हो। दिन भर वो नौकरी की तरह घर में काम करती है, दिन भर खड़ी रहेगी तब तो ठीक है। बाकी उसको सुख से दुख से तकलीफ से किसी चीज से मतलब नहीं है, बस काम से मतलब है। बहू लेकर आई हो, मशीन लेकर आई नहीं हो। मत करो ना काम, मैंने कहा ना बोला करने को। और कौन सा काम दिन भर बैठी रहती हूँ? मैं भी तो लगी रहती हूँ ना लगातार। और रही बात मेरी बिटिया को, तो आपसे पैसे नहीं मांगती हूँ, अपने पैसे इकट्ठा करके अपनी बिटिया को कुछ भी देती हूँ, उसमें भी आंख मत लगाओ। सविता जी की बात सुन दिनेश जी अपना सर पीट लिया और बड़बड़ाते हुए बोलने लगे, कहाँ मैं चला था भैंस के आगे बीन बजाने। एक छोटी सी बात इस औरत के दिमाग में नहीं घुस रही है। जो त्योहार की तैयारियां है अपनी बेटी के लिए कर रही है, वही एक और अपनी बहू के लिए भी तो कर सकती है। एक ही तो बहू है, वह भी माँ की बच्ची है। बेचारी कहाँ यह उसे माँ का प्यार देती, कहाँ यह उसकी दुश्मन बन पड़ी है। इतना तो इसकी सौतेली माँ भी तंग नहीं करती होगी जितना कि यह करती है। कहते हुए बड़बड़ाते हुए दिनेश जी गुस्से में बाहर चले जाते हैं और शाम तक प्रियंका के लिए सारा सामान खुद ही लेकर घर आते हैं।
उसकी साड़ी, पूजा का जितना भी सामान लगता है, सारा कुछ लाकर अपनी बहू प्रियंका को देते हुए कहते हैं, बहू तुम उदास मत हो, जब तक मैं हूँ कोशिश करूंगा तुम्हारे माँ बाप दोनों की कमी पूरा कर सकूं। मुझे पता है तुम्हारे मायके से कोई सामान नहीं आने वाला है, लेकिन चिंता ना करो, मैं हूँ ना। बाप समान ससुर का प्यार पाकर प्रियंका की आंखों में आंसू आ गए। प्रियंका शुरू से ही बहुत ही सीधी स्वभाव की लड़की थी, या यूं कहे कि उसकी सौतेली माँ ने उसे इतना डरा धमका कर, इतना दबा कर रखा था कि बेचारी कभी खुलकर बोलना सीख ही नहीं पाई थी। घर के कामों में जैसा उसका बचपन बीता था, वैसे ससुराल में उसकी जवानी निकल रही थी। क्या बचपन, क्या जवानी, उसके लिए सब बराबर था। शादी के बाद यह उसका पहला करवा चौथ था। यह सारी लड़कियों की तरह उसकी भी इच्छा थी कि उसके मायके से कम पहले करवे चौथ का सामान तो आ जाए, लेकिन यह उसकी इच्छा ही रह गई। प्रियंका की सौतेली माँ गलती से भी यह काम करने वाली नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि अगर चारों तरफ से दरवाजे बंद हो जाए तो भगवान कोई न कोई दरवाजा खुला जरूर रखता है। और वह दरवाजा थे प्रियंका के ससुर जी, जो काफी समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। बस अपनी पत्नी के हाथों मजबूर थे। उन्हें प्रियंका का दुख दिखाई देता था। प्रियंका को देखकर ही उसकी तकलीफ समझ जाते थे। जो काम सविता जी को करना चाहिए था, वह काम दिनेश जी करते थे। सविता जी बस प्रियंका से दिन भर घर के कामों की ही उम्मीद करती थी। करवा चौथ के एक दिन पहले ही सविता जी ने अपने दोनों बेटियों के सुबह सुबह ही घर पे बुला लिया, यह कहते हुए कि आ जाओ, मेहंदी लगा लेना, फिर शाम को चली जाना। ससुराल में रहेगी तो काम करने के चक्कर में मेहंदी लगाने का टाइम भी नहीं मिलेगा। सविता जी अपनी बेटी से बोली। बेटियों का घर पास में ही था। माँ की इजाजत मिलने से ही दोनों ही एक दिन पहले ही आकर सुबह सुबह बैठ जाती है। बेटियों को देखकर सविता जी प्रियंका से कहती है, बहू जरा बढ़िया बढ़िया कुछ खाने को बना कर देना, कल तो वैसे भी व्रत रहेगा तो आज कुछ चटक ही बनाना, नाश्ते में भी और दोपहर के खाने में भी। दिनेश जी भी सविता की बात सुन कुछ सोचते हुए बाहर निकल जाते हैं और आते ही उधर से अपने साथ एक मेहंदी वाली को लेकर आते हैं और प्रियंका से कहते हैं, बहू जल्दी आ जाओ, इसके पास बस आधे घंटे का टाइम है, तुम फटाफट से मेहंदी लगवा लो। पति की बात सुनते ही सविता जी गुस्से में दिनेश जी से कहती है, किससे पूछकर आप मेहंदी वाली को उठा ले आए हो? अभी घर का काम भी खत्म नहीं हुआ है और बहू मेहंदी लगवा के बैठ जाएगी, घर का काम फिर कैसे होगा? तुम कर लो, तुम भी तो बैठी हो ना। उसका कल त्योहार है तो मेहंदी भी उसे ही लगानी है कि बस तुम्हारी बेटियों को ही लगानी है? और काम के चक्कर में मेहंदी लगवाने के लिए तुमने तो बिटिया को मायके बुला लिया है, अब उसका मायका तो नहीं है तो वह कहाँ जाएगी? अब घर का काम हो या ना हो, मेहंदी तो बहू को अभी लगेगी। आप ये कैसी बातें कर रहे हो, यह बताओ। बिटिया आई है और बहू मेहंदी लगाकर बैठ जाएगी, चाय पानी खाना नाश्ता कुछ नहीं होगा। किससे पूछकर बुलाया तुमने? सविता बेटियों को किससे पूछकर बुलाया? तुम्हारी बेटिया का त्योहार है तो बहू का नहीं है। जब तुमने बुलाया है तो तुम ही उनकी सेवा भी करो, जो भी आए वह बनाओ सिखाओ, लेकिन बहू मेहंदी तो अभी ही लगवाएगी। पति की बातें सुन सविता जी बहुत बुरा लगा। उनकी आंखों में आंसू भी आ गए, क्योंकि उन्हें बहू और बेटी के सामने अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी। इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दोनों बिटिया भी माँ के पीछे पीछे चली जाती है और कमरे में जाते ही सविता जी अपने बिटिया से कहती है, देख लिया ना तुम लोगों ने, देख लिया ना अपने बाप की हरकतों, ऐसे ही करता है यह इंसान मेरे साथ, हमेशा दुश्मन की तरह खड़ा रहता है। कोई औकात नहीं रह गई है मेरी इस घर में। जब देखो बहू के सामने मुझे जलील करने पे तुले रहते हैं। माँ की तकलीफ देखकर उनकी दोनों बेटियों ने कहा, माँ आप रो मत, हम पापा से बात करेंगे। हमने भी देखा है पापा किस तरह से आपसे बातें कर रहे थे, आप शांत हो जाओ। सविता जी की शांत कराकर उनकी दोनों बेटियां
अपने पापा के पास जाती है और कहती है, पापा यह क्या तरीका है, आप माँ से ऐसे क्या बात करते हो? बताइए कितनी तकलीफ होती है उन्हें, सबके सामने बेइज्जत महसूस होती है। जब आप उन्हें डांटते हो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिटिया की बात सुन कुछ सोचते हुए दिनेश जी कहते हैं, बेटा एक बात बताओ, मैं तुम्हारी माँ का दुश्मन हूँ, लेकिन वो बैल बुद्धि कोई बात भी नहीं समझती है, तो क्या करो, आखिरकार मुझे डांटना ही पड़ता है ना चाहते हुए भी। अब एक बात जरा बताओ, आज तो तुम बहू के सर पे चढ़कर नाच रही हो, सब कुछ जानते हुए भी उसकी मजबूरी का फायदा उठा रही हो, उनके ताने देने से बाज नहीं आ रही हो। बेटा तुम लोग भी बताओ, आखिर यह सब कब तक चलेगा? आज बहू नई नई आई है, नहीं बोल रही है, शांत है, सब कुछ सुन रही है, सह रही है। कल को अगर उसने बोलना शुरू कर दिया तो? और बेटा भी कब तक सब कुछ बर्दाश्त करेगा? आज समझ रहा है कि माँ है, लेकिन उसके अंदर भी अपनी पत्नी के लिए कुछ तो होगा। कल को अगर उसने ही मुंह खोल दिया तो? और जब बेटा भी नहीं बोलेगा, बहू भी नहीं बोलेगी, पति वैसा ही तुम्हारे दुश्मन है, तो तुम कैसे रह पाओगी इस घर में? बेटा तुम लोग तो कभी कभी 2-4 दिन के लिए ही आती हो। तुम लोगों के चक्कर में अगर बहू के साथ उसका यह व्यवहार रहा तो यह सोचो बहू तुम लोगों के साथ कैसे रहेगी, कभी हंस के खुलकर बातें न कर पाएगी। एक बार तुम लोग उस बेचारी की जगह अपने आप को रख कर देखो, उसे भाभी ना समझो, एक आम इंसान की तरह उसकी जगह पे रह कर देखो, जिसे शुरू से ही माँ का प्यार ना मिला हो, मायके में कभी उसने सुख दुख देखा ही ना हो। अगर ससुराल में आकर ऐसे दुख देखने पड़ेंगे तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? वह भी इंसान है, किसी की बच्ची है, भगवान ने तो उसे उसके साथ ऐसे ही अन्याय कर दिया है। ऊपर से तुम्हारी माँ दिनेश जी की बातें सुन बेटिया प्रियंका के बारे में और अपने आने वाले कल के बारे में सोचकर कांप जाती है कि अगर सच में कहीं भाभी ने कल को बर्दाश्त ना करते हुए भी माँ के साथ लड़ाइयाँ शुरू कर दी तो, और भैया भी माँ से बातें ना करे तो, पापा भी माँ से ना बोले तो माँ की क्या कदर रह जाएगी इस घर में? और जब माँ की कदर नहीं रहेगी तो 2 दिन के लिए आई उनकी बिटिया का क्या कदर रहेगी? दिनेश जी की बिटिया भी अच्छे से समझ गई और चुपचाप जाकर उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ यह क्या लगा रखा है आपने? आपको पता है अभी तो भाभी नई नई है तो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल को उनकी जबान ही खुल सकती है और ऐसे माहौल में भैया कभी भी आपका साथ नहीं देंगे, और आप तो अभी ही नहीं देते हैं तो बात की बात दूर है। माँ जब सब कुछ भाभी के लिए ही हो रहा है, पापा के पैसे खर्च हो ही रहे हैं, सारा सामान पापा ला ही रहे हैं, तो आपको लड़ाई करने का क्या फायदा है? भाभी के लिए जो होना है वो तो हो ही रहा है, बीच में आप बस बुरी बनी हो तो हमसे अच्छा यही होगा कि इसे जब भी वो पैसा खर्च होने की वही सामान आना है तो आप पापा की जगह आप दे दो ना, कम से कम इस घर में आपकी जगह तो बनी रहेगी। भाभी के साथ साथ पापा भैया सबकी नजरों में आपकी इज्जत तो रहेगी। हम भी 4 दिन के लिए आएंगे तो हमारी भी इज्जत होगी, और वैसे भी माँ हम तो 4 दिन के लिए आते हैं, लेकिन भाभी के साथ तो आपको पूरी जिंदगी रहनी है। फिर जब भाभी के लिए सब कुछ हो ही रहा है तो फिर आप बुरी क्यों बनी हो बीच में? और वैसे भी माँ भाभी को शुरू से माँ का प्यार नहीं मिला है, मायके में जो दुख उन्होंने सहा है, अगर वही दुख ससुराल में देखना पड़े तो सौतेली माँ और सास में क्या अंतर फर्क रह जाएगा? माँ एक बार भाभी की जगह हमें रख कर देखो, अगर हमारी सास भी हमारे साथ ऐसा करती तो आपको अच्छा लगता क्या? पति के समझाने पे तो नहीं, बेटे के कहने पे, बेटी के कहने पे नहीं, लेकिन बेटिया के कहने पे जरूर सविता जी बात समझ आएगी कि अगर सच में कहीं कल को बहू अपना असली रूप दिखा दे तो फिर मेरी तो इस घर में कोई औकात ही नहीं रह जाएगी। पति और बेटा दोनों पहले ही बहू के साइड में है। सही तो है, जब सारे खर्चे बहू के लिए बेटे के लिए बराबर ही हो रहे तो फिर मैं बीच में बुरी क्यों बनूं? कुछ सोचते हुए सविता जी अपने
कमरे से बाहर आई और मेहंदी वाली के पास जाकर बोली, सुनो, तुम आधे घंटे के लिए ही नहीं, 1.5 घंटे के लिए अपने पैसा बता दो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मिल जाएंगे, लेकिन मेरी बहू और बिटिया को अच्छी मेहंदी लगना चाहिए, खास करके मेरी बहू को। उसका पहला करवा चौथ है, इसलिए नई नवेली दुल्हन की तरह मेहंदी लगना चाहिए। कहते हुए सविता जी बहू प्रियंका का हाथ पकड़ के मेहंदी वाली के पास बैठा देती है। सास का बदला हुआ रूप देखकर प्रियंका हैरान थी। पहली बार आज सविता जी ने प्रियंका से प्यार से बातें की थी। सास का प्यार पाकर प्रियंका की आंखों में आंसू आ गए थे। एहसान भरे नजरों से उसने अपने ससुर दिनेश जी की ओर देखा, जैसे किसी भगवान की ओर देख रही हो। प्रियंका को देख दिनेश जी मुस्कुरा देते हैं। अब तक प्रियंका के मन में अपनी सास को लेकर डर था, जिस डर से वो मेहंदी लगवाने नहीं बैठ रही थी, अब वो खुशी खुशी अपने करवा चौथ की तैयारी में लग गई है, हाथों में मेहंदी लगवाने लगी। आज 25 साल बाद जाकर प्रियंका के चेहरे पे बेफिक्र की मुस्कान थी। ना उसके चेहरे पे कोई डर था, ना किसी का भय था। मायके ना सही, कम से कम ससुराल का प्यार तो मिला। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।